आज का विषय है आक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। कल हम लोगों ने आक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, आक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं की पुरानी और आधुनिक अवधारणाओं को पढ़ा था। उसी में आधुनिक अवधारणा में एक विषय आया हुआ था, आक्सीकरण संख्या द्वारा ज्ञात करना आक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। तो आज का विषय है आक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो पहले मैं एक उदाहरण लेके चलूँगा। जैसे मान लीजिए कोई एक यौगिक है, जैसे हमने एक यौगिक ले लिया KMnO4 में यमन की आक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या है? आक्सीकरण संख्या यदि आपको ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको बस एक ही नियम का पालन करना होगा। उसमें ये है कि अज्ञात तत्व की, जो भी तत्व का ज्ञात करना है जो ज्ञात नहीं है, अज्ञात तत्व की आक्सीकरण संख्या x मानकर, मान लेते हैं उसको x है, x मानकर यौगिक में अन्य सभी तत्वों की आक्सीकरण संख्याओं के साथ जोड़ देते हैं। ठीक, जोड़ने के बाद ये किसके बराबर करते हैं तथा इसे उस पर उपस्थित आवेश के बराबर करते हैं। ठीक है, परिभाषा ऐसे नहीं समझे होंगे तो इसको उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। क्योंकि एग्जाम में परिभाषा नहीं आएगी, एग्जाम में मान निकालना आएगा। तो आप समझिए क्या करना है। एग्जाम्पल मैंने दिया है, उदाहरण एक लिया है आपके सामने कि KMnO4 में यमन की आक्सीकरण संख्या ज्ञात की। तो हमको यमन का निकालना है तो हम इसको x मान लेंगे। ठीक, पोटेशियम का +1 होता है, इसके साथ जोड़ेंगे। अब कैसे +1 आया अभी मैं बताऊंगा आपको, पहले जान लीजिए। पोटेशियम का +1 होता है, यमन का x मान लिया, ऑक्सीजन का -2 होता है। कैसे आया मैं भी बताऊंगा। ऑक्सीजन का -2 होता है और कितने ऑक्सीजन है? 4, तो -2 × 4। और टोटल इसके ऊपर कोई आवेश है, कोई प्लस माइनस चार्ज है? नहीं है, तो नहीं है तो 0 कर दें। यदि कोई चार्ज होता प्लस माइनस तो बराबर उतना लिखते हैं। अब यहाँ से x का मान हल करके निकाल ले, वही यमन की आक्सीकरण संख्या कहलाएगी। जैसे देखिए +1 + x -8 = 0, तो x को हल करेंगे तो +7 आएगा। तो आपने क्या देखा, यमन की आक्सीकरण संख्या यहाँ क्या हो गई? +7 हो गई। नहीं समझे? एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमने कहा कि K2Cr2O7 में Cr की आक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही काम, जिसका निकालना है उसको x मान लेंगे। लेकिन यहाँ Cr कितना है? 2, तो इसको 2x कर लेंगे। क्योंकि ये 2 है, यहाँ तो 1 था तो x माने थे, यहाँ 2 है तो 2x कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया 2x प्लस, इसके साथ पोटेशियम का +1 होता है, लेकिन पोटेशियम यहाँ कितना है? 2 है, तो +1 × 2। ठीक है, अब इसी के साथ जोड़ देंगे ऑक्सीजन का। अभी मैंने बताया -2 होता है, -2 कितना है? ऑक्सीजन 7। अब बराबर, इसके ऊपर कोई आवेश है? नहीं है, तो 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका आया +2 + 2x, और ये हल करेंगे तो -14 = 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2x ये सॉल्व होगा तो -12 = 0। तो 2x बराबर उधर जाएगा तो -12, तो x बराबर आएगा, सॉरी माइनस का एक प्लस हो जाएगा,
+12 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आएगी +6। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर CR की आक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +6। इस तरह से निकालते हैं। अब आपको जानना होगा, पहला तो आपने बेस समझ लिया बड़े आराम से कि कैसे ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने का तरीका क्या है, जो अज्ञात है, जिसका ज्ञात नहीं है उसे x मान लेंगे और बाकी सबका ज्ञात रहता है। कैसे ज्ञात, अभी मैं लिखूंगा, उसका टेबल बनाऊंगा, उसका एक पूरा नियम लिखूंगा। तो उससे आपको ज्ञात वाला को अज्ञात वाले के साथ जोड़ देना है और उसके ऊपर जितना आवेश रहेगा उसके बराबर करके और x का मान निकाल लेना है, वही उसकी आक्सीकरण संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, जानते हैं किसका किसका कितना होता है, जिसे ज्ञात कहते हैं हम। आइए देखिए, आप साथ ही में नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, इसीलिए मैं बोल के लिखता हूँ, जैसे क्लियर पिक्चर ना रहे तो आपको नोट कर लेंगे मेरी आवाज से। तो आइए ज्ञात करते हैं कैसे होता है। ठीक है, कुछ ज्ञात आक्सीकरण संख्या, तो कुछ ज्ञात आक्सीकरण संख्या होती है। कौन कौन सी ज्ञात है, कैसे कैसे ज्ञात है, देखिएगा। सबसे पहला नियम आप जानिए, जो भी उदासीन परमाणु या अणु होते हैं, उदासीन परमाणु या अणु, उनकी आक्सीकरण संख्या 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। नोट करते रहिए, समझते रहिए। जो भी उदासीन होते हैं उनकी आक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे समझिएगा, Cu कॉपर है तो इसकी आक्सीकरण संख्या 0 होती है। उसी तरह H2 हाइड्रोजन है, अणु है, इसकी 0 है, कुछ नहीं, अकेला है, 0 है। उसी तरह H2O, यदि पूरे यौगिक को देखा जाए तो इसकी आक्सीकरण संख्या 0 है। हालांकि हाइड्रोजन का कुछ और है, ऑक्सीजन का कुछ और है, लेकिन ये दोनों मिलेंगे तो इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो क्या है, ये 0 है। उसी तरह मान लो जिंक है तो इसकी आक्सीकरण संख्या क्या है, 0 है। मान लो Fe अकेला है तो आक्सीकरण संख्या क्या है, 0 है। यानी जब ये सिंगल रहेंगे तो कन्फर्म है 0 है, और जब यौगिक के रूप में होगा तो टोटल यौगिक के ऊपर आवेश नहीं है तो क्या है, वो 0 है। क्लियर है। दूसरी बात जानते हैं, याद करते रहिए, उससे प्रैक्टिस इतना हम कराएंगे आपको कि ये सारे रूल आपको याद हो जाएंगे। ठीक, जो भी चीज़ें नहीं आती हैं पहली बार, थोड़ा सा माइंड में उसमें डिस्टर्बेंस आती है, माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन आप पॉजिटिव माइंड से जब चलेंगे तो हर चीज़ आपके माइंड में एक्सेप्ट होगी। तो ध्यान से समझिएगा। तो पहला रूल क्या है, जो उदासीन होंगे उनकी आक्सीकरण संख्या 0 होती है। इसके अलावा आइए देखते हैं फर्स्ट ए वर्ग। फर्स्ट ए वर्ग में कौन रखे गए हैं, क्षार धातु। क्षार धातुओं की आक्सीकरण संख्या +1 होती है, याद रखिएगा। जैसे पोटेशियम वगैरह लिए थे हम लोग, क्षार धातुओं की आक्सीकरण संख्या +1। जैसे कौन कौन है इसमें, जैसे आप पढ़े थे अभी आप, पोटेशियम है ना, स्टार्टिंग से करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, इन सब की आक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1 होती है। याद रखते जाइए। रूल नंबर 3, जो सेकेंड ए है उसके बगल वाला वर्ग, सेकेंड ए वर्ग, जिसको हम लोग कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। तो क्षारीय मृदा धातुओं की आक्सीकरण संख्या जो होती है वो +2 होती है। याद रखिए, कितना होती है, +2 होती है। कौन कौन आएंगे इसके अंतर्गत, क्षारीय मृदा धातुओं के अंतर्गत, जैसे आपका बेरियम है, बेरिलियम माफ कीजिएगा, बेरिलियम है, ठीक, कैल्शियम है, ठीक है, बेरियम है, ये सब क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम, देखिए कौन महत्वपूर्ण छूट रहा है, मैग्नीशियम Mg है, तो इन सब की आक्सीकरण संख्या +2 होती है। नहीं दिया रहे, आप सीधे इसका मान इतना रखेंगे, दिया नहीं रहेगा, आपको मालूम होना चाहिए पहले से। इस रूप में रहेगा तो 0, इनमें से कोई एक होगा +1, इनमें से कोई एक होगा +2। क्लियर होती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, ऑक्सीजन की
ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -2 होती है। कितनी होती है? -2। अभी हम लोग मान रखे थे -2 होती है। लेकिन यहाँ एक अपवाद है, यदि पर ऑक्साइड है, परंतु पर ऑक्साइडों, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है पर ऑक्साइड क्या होता है, नहीं जानते तो जान लीजिए। पर ऑक्साइड जब बराबर होंगे H2O2 है ना, Na2O2, ठीक, यानी R2O2 के रूप में जब रहेगा तो इसको कहते हैं पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की O की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। याद रखिएगा, सामान्यतः ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, लेकिन यदि पर ऑक्साइड होगा तो वहां ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 ली जाएगी। इज क्लियर? चलते हैं। उम्मीद करते इतनी आपको बातें समझ में आ गई होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले रूल की तरफ चलता हूँ। इतने रूल माइंड में रखिए, अब इसका यूज होगा। ठीक, अगला पॉइंट है, बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो धातुओं से भी जुड़ सकता है और अधातुओं से भी जुड़ सकता है। अर्थात हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। इसलिए हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तनीय होती है। कैसे होती है? वो निर्भर करती है किससे वो जुड़ा हुआ है। देखिएगा, रूल नंबर 5, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, यदि ये धातु के साथ है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी, याद रखिएगा। और यदि यह अधातु के साथ है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 ली जाएगी। अब एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। धातु के साथ का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए NaH है, सोडियम धातु है और H क्या है, उसके साथ है हाइड्राइड है, तो सोडियम का हाइड्राइड लेंगे, यानी धातु के साथ जब होगा तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1। और यही यदि आपका HCl रहे तो Cl क्या है, अधातु है, तो जब अधातु के साथ होगा तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। इतना तो पता हो गया होगा आपको। हाइड्रोजन के कब क्या रखते हैं, ज्यादातर प्लस वाला ही मान आता है, माइनस वाला ध्यान देंगे जब धातु दिखेगा तो वहां पे आप माइनस है। अच्छा, मान लीजिए हम आपसे क्वेश्चन करें, H2O में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या लेंगे, +1 लेंगे या -1 लेंगे, क्या लेंगे बताइए? ठीक, सोचिए। अच्छा, ऑक्सीजन क्या है, धातु एक अधातु? अधातु। किसी ने कहा अधातु, गैस है, अधातु, तो अधातु है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होनी चाहिए, +1। वेरी गुड, जिसने भी कहा, हमको लगता है सभी लोग जवाब दे रहे होंगे। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +1 है। क्यों? किसमें? जल में, H2O में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अधातु है और अधातु के साथ हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 ली जाती है। क्लियर है? चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसके बाद सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -2 ली जाती है। यानी जहां कहीं मान रखना होगा वहां -2 रखेंगे आप, लेकिन परंतु जब ज्ञात करना होता है, अर्थात मान लीजिए जो सल्फर है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या अज्ञात है, मान लीजिए इसको निकालना, इसका मान, तो इसका x मान के निकालेंगे, अज्ञात है, तब इसे ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? जो अभी मैंने रूल बताया, x मान लेंगे, बाकी सबका उसके साथ जोड़ देंगे। तो ये सल्फर के साथ विशेष है, ध्यान रखिएगा। जब ज्ञात करना रहेगा तब तो x मान के लगाएंगे,
और यदि ज्ञात नहीं करना है, दूसरे का ज्ञात करना है, उसके साथ जो जुड़ा हुआ है दूसरे का ज्ञात करना है, तो आप क्या मान के चलेंगे उसके साथ? अज्ञात x के रूप में। उदाहरण लेके देखते हैं हम लोग। उदाहरण जैसे मान लिया हमने आपसे कहा SO3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। हमने कहा SO3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ ज्ञात करना है, तो यहाँ मान नहीं रखेंगे आप, यहाँ क्या रख देंगे? x मान लेंगे, x है, प्लस इसके साथ जोड़ेंगे ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, अभी बताया मैंने, ठीक है। पर ऑक्साइड होगा तब तो H2O2 के रूप में बराबर बराबर रेशियो 50-50, लेकिन यहाँ तो ऐसा रेशियो है नहीं, इसलिए -2 और गुणे कितना है? 3 है, बराबर कोई आवेश है इसके ऊपर? नहीं है, तो 0 कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे, x - 6 बराबर 0, x बराबर क्या आया? +6। क्लियर है? तो जहां ज्ञात करना होगा वहां तो x मान रखेंगे और ज्ञात करेंगे, और जहां ज्ञात नहीं करना है, दूसरे का ज्ञात करना है, वहां इसकी मान रखने के लिए हम -2 मान रखेंगे। यहां तक समझ में आया? इसके अलावा कुछ और तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात होती है, जो आवेश होते हैं उसके रूप में ज्ञात होती है। अन्य तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात होती है। किसकी किसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 2-4 ऐसे अलग से यौगिक और आयन हैं, तो उसके लिए मैं एक टेबल बना देता हूँ। उस टेबल के माध्यम से आप देख लेंगे किसकी किसकी अज्ञात संख्या ज्ञात संख्या कितनी कितनी होती है, और वहां से डायरेक्ट वो मान आप उठाकर रख देंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं उसी की तरफ। तो देखिए, ये मैंने एक टेबल बना दिया है जिसमें कुछ आयनों की ऑक्सीकरण संख्या, आयन है, कुछ यौगिक हैं, उनकी ऑक्सीकरण संख्या जो पहले से ज्ञात है वो दी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने समझने के लिए, नोटबुक में नोट करने के लिए। आइए समझते हैं। कार्बोनेट, इसको बोला जाता है कार्बोनेट, नाम भी याद रखें, कभी कभी नाम से दे देता है, नाम देता है कार्बोनेट की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो आपको याद रख, प्रैक्टिकल में ज्यादातर ये पूछता है कार्बोनेट। कार्बोनेट तो कार्बोनेट के यहाँ सीधे आवेश दिख रहा है, नहीं दिया होता तो आपको मालूम होना चाहिए कि -2 होता है। फिलहाल यहाँ दिया है, मैंने दे दिया है आपको जानने के लिए। जितना आवेश है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या है। N तो सोडियम आयन है, इसका नाम है सोडियम आयन, इसका +1। देखिए, ये कापर के ऊपर यदि +1 चार्ज है ना, तो उसका नाम होता है क्यूप्रस। जैसे क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, है ना, जब प्लस चार्ज रहेगा तो क्यूप्रस लगता है, तो +1। जैसे आप देखिए CuCl है तो क्यूप्रस क्लोराइड हो गया, ठीक है। उसी तरह से यदि 2 प्लस चार्ज है तो क्यूप्रिक कहलाता है। क्यूप्रिक का मतलब 2 प्लस चार्ज, CuCl2 हो जाए मान लीजिए क्यूप्रिक। क्यूप्रिक ऑक्साइड तो मतलब 2 प्लस चार्ज है। सल्फेट, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन, सल्फेट आयन, ये सब प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। सल्फेट आयन -2। ये देखिए, ये है फास्फोरस आयन, सॉरी माफ कीजिएगा, ये आपका PO4 आयन है, ठीक। आर्थोफास्फोरिक अम्ल जब पढ़ेंगे तो उसका ये आयन है, इसमें -3 चार्ज दिया हुआ है, 3। ये साइनाइड है -1। ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है +1 चार्ज। एक ऐसा ये यौगिक है जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ यौगिक है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए H2O, जैसा मैंने बताया था ना, यदि यौगिक उदासीन होगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा? 0 होगा, तो H2O 0। अमोनिया NH3, ये भी क्या है? 0। अब आप कहेंगे सर ये सिलेबस में किस तरह क्वेश्चन पूछेगा? तो पहले तो क्वेश्चन पूछता था ऑब्जेक्टिव में, दे देता था कि ऐसे देता था, निम्न में Fe की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, 1 2 दे दिया, इसका बताइए, इसका बताइए, है ना। या फिर आपका ऐसे क्वेश्चन दे देता था पहले, निम्न को सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी इन सब में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे और उसको बढ़ते हुए क्रम में सजा देंगे। ये पहले दिया करता था ऐसा, लेकिन इस साल इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। इस साल कैसे क्वेश्चन आएंगे? इस साल पहचानने वाला क्वेश्चन आएगा कि कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण की है, कौन सी अभिक्रिया अपचयन की है, और समीकरण को संतुलित करना। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखा रहा हूँ, तब समीकरण को संतुलित करना आपको सिखाऊंगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा,
इसका एक और चैप्टर है जिसका नाम है उपसहसंयोजी यौगिक। उसमें आता है आईपीएसी नामकरण, उपसहसंयोजी यौगिक, उसमें आता है आईपीएसी नामकरण जो कंपल्सरी है, वो हर हाल में वो नामकरण आता है। जैसे ये दे दिया यौगिक, कहा इस यौगिक का नाम बताइए, आईपीएसी नाम, इस यौगिक का नाम बताइए, आईपीएसी नाम, इतने बड़े बड़े यौगिक। अब तक आप तो कार्बनिक का नामकरण पढ़े थे, लेकिन अकार्बनिक का नामकरण भी आपके कोर्स में है, तो वहां पर ऑक्सीकरण संख्या की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। जब वो चैप्टर, मैं इस चैप्टर के जस्ट बाद उसी चैप्टर को शुरू करने वाला हूँ। यदि क्लासेज ऑनलाइन ही चलते रहें तो इसके बाद जस्ट मैं उसी को शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको उस विधि से पढ़ा रहा हूँ जो कोर्स बेहद आसान है, जिसको हम ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं, और ऐसे कोर्सेज जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे बनने वाले हैं, उन सारे चैप्टरों को मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नामकरण में आपको ऑक्सीकरण संख्या की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली, बिना उसकी वो निकल ही नहीं पाएगा, नामकरण अधूरा हो जाएगा। इसलिए मैं ऑक्सीकरण संख्या को आपको जोड़ दे रहा हूँ पढ़ाने और समझाने। तो इसको लगाते रहेंगे, वहाँ पर भी एक बार और हल्का सा हम डिस्कस करेंगे और फिर से कई तत्वों का निकाल के हम लोग सीखेंगे। फिलहाल आपके सामने जो क्वेश्चन आया हुआ है, आइए उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालें। किस पार्ट में मैं सॉल्व कर देता हूँ। बोर्ड थोड़ा छोटा है, एक्चुअली घर से टीचिंग करनी पड़ रही है तो रूम में छोटा बोर्ड ही लग पाएगा, बाकी सब जगह हम देख रहे हैं एडजस्टमेंट में दिक्कत है। खैर आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला हमारा है K4 FeCN6 है ना। इसमें हमको Fe की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, जिसका ज्ञात है, मैंने रूल क्या बताया, जिसका ज्ञात है उसको अज्ञात के साथ जोड़ दीजिए और उसके आवेश के बराबर कर। तो यहाँ देखो पोटेशियम है, इसका +1 होता है, और कितने पोटेशियम है, 4 गुणे 4 +1 गुणे ×4 प्लस, इस ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं, सब जुड़ता ही चला जाएगा। अब देखिए Fe की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना है, तो x मान लेंगे, साथ में जोड़ेंगे किसका, Cn का, अभी मैंने टेबल में दिया था -1 होता है, तो -1 गुणे कितने हैं, 6, ठीक है, बराबर, इसके ऊपर कोई आवेश है नहीं है तो 0। इज इट क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तब यहाँ हो जाएगा +4 + x -6 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा आपका +2, करके देख लीजिए, ठीक है। यह बचेगा -2, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो आपने क्या निकाल लिया है, Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या आया, +2। इसके ऊपर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। क्लियर है। अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, बी वाला। बी वाले को थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे, क्योंकि जब भी SO4 हमको मिल जाएगा अलग तो उसको तोड़ेंगे। आइए तोड़ के देखते हैं। जैसे हमने ले लिया, आपके सामने है Fe, कहाँ गया, NH3 4 और इसके साथ है SO4, तो इसको तोड़ दीजिए। तोड़ देने का मतलब है इसको आयन में कन्वर्ट कर। तो मेरे पास आगे जगह नहीं, मैं नीचे दिखाता हूँ आपको। आयन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये SO4 के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, अभी मैंने बताया -2, तो SO4 को अलग कर दो, -2। तो जब इसके ऊपर -2 आएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, +2, उसी का काउंटर, क्योंकि दोनों को मिला के 0 होना है। तो -2 है तो इसके ऊपर काउंटर क्या आएगा, +2। तो आओ करते हैं, ब्रैकेट लगाया, Fe NH3 है ना 4, ब्रैकेट इसके ऊपर क्या लगाया, +2 चार्ज, यानी ये SO4 आपका अलग हो गया 2 माइनस में, और Fe NH3 4 के ऊपर क्या आया, +2 चार्ज आया। अब जरा देखिएगा इसको, अब यहाँ हम Fe का निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ Fe का x मान लीजिए और इसके साथ जोड़ दीजिए। ये उदासीन अणु है, याद करिए NH3, अभी सबसे नीचे मैंने टेबल में लिखा था, तो इसका क्या आएगा, 0। तो 0 में 4 का मल्टीप्लाई करो तब भी 0 आएगा, इक्वल टू कितना आवेश है इसके ऊपर, +2, तो +2। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, x = +2। तो यहाँ पर भी Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2।
इस यौगिक में भी हमारा प्लस 2 आया, इसमें भी हमारा प्लस 2 आया। जरूरी नहीं है कि सब में प्लस 2 आए, प्लस 4 आ सकता है, प्लस 3 आ सकता है, प्लस 1 आएगा, लेकिन प्लस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये धातु है। जब भी आपका माइनस आने लगे किसी धातु के ऊपर तो जान जाइए आपका आंसर गलत जा रहा है। क्यों? क्योंकि धातु के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज आता है, माइनस चार्ज नहीं आता है। तो आपने देखा यहाँ पे क्या है, प्लस 2, और यहाँ पर भी क्या है, प्लस 2। धातु है यानी प्लस चार्ज आ रहा है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन सही रास्ते पे जा रहा है। क्लियर है? चलिए अब सी वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पूछ करके स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, कहना ना पड़ेगा। जहाँ जहाँ आपको इंपॉर्टेंट लगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपना जो है कॉपी पे नोट करते रहिएगा, या साथ में नोट करें तो और अच्छी बात है। चलिए अब हम चलते हैं सी वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप साथ दीजिए, साथ करिए, मेहनत करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इतनी मुश्किल वाले समय में भी हम लोग अपनी पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं, यही तो सबसे हिम्मत वाली बात होती है। तो आप कोशिश करिए, कभी भी पीछे मत हटिए। कई बच्चों को मैं देख रहा हूँ वो लाइटली वैसे पड़े हुए हैं, उनको वीडियो जा रहा है, देखिए हटा दी, लेकिन नोट्स आप प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि जैसे ही क्लासेस खुलेंगे मैं नोट्स जरूर चेक करूँगा आपकी, क्योंकि आपसे ज़्यादा मुझे मेहनत यहाँ करना पड़ रहा है। क्लासेज होते हैं सीधे पढ़ा देता है, हो जाता है, लेकिन यहाँ क्लासेज पढ़ाने के बाद उसमें करेक्शन करना, अपलोड करना, रात को जागना, नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, इस मेहनत को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने दीजिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। सी वाला क्वेश्चन है हमारा FeCl3, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, कर लेंगे, करिए करिए, इसको आप देख के बता सकते हैं। देखिए Cl पे -1 तो -3, इसका काउंटर +3, निकालेंगे कैसे, x, मान लिया कितना x, प्लस कितना होता है इसका -1, अब मल्टीप्लाई किससे किया, 3 से, इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है तो 0। क्लियर? अब x की वैल्यू करेंगे -3 इक्वल टू 0, x को उधर ले जाएंगे, क्या आएगा, +3। तो देखो यहाँ पे F2 पे 3 आ गया, पिछले वाले दोनों क्वेश्चन कितना आया था, 2 आया था, यहाँ क्या आ गया, 3। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग को ज्ञात करनी है। देखिए एक एक करके ज्ञात करेंगे। SO2 है, ठीक, SO2 में सल्फर का निकालना है, तो इसका x मान लेंगे, प्लस इसके साथ -2 होता है, और ये गुणे 2, जहाँ पर ऑक्साइड आएगा वहाँ मैं बता दूंगा, तो ये साधारण है, आप जान ही गए हैं पर ऑक्साइड कैसा होता है। तो ये -2 इसका होता है, और ये 2 है, इक्वल टू कोई चार्ज नहीं, 0, x इक्वल टू -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया, +4, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी, +4 वैल्यू आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी कि इसमें इसका कितना आया है, +4, ठीक। दूसरे वाले की तरफ चलते हैं, SO3 आप डायरेक्ट देखने की कोशिश कीजिए, चाहे तो मान भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। देखिएगा यहाँ x हो गया, ये इसका प्लस कितना आएगा, किसने कहा, प्लस कितना, 3 दूना 6, +6 आएगा इसका। आइए सॉल्व करके देखते हैं। प्लस इसका -2 होता है, और कितनी संख्या है, 3, इक्वल टू क्या, 0, x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6, तो यहाँ वैल्यू कितनी आई इसकी, +6, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे वाले H2SO4। तो मैंने आपसे कहा था जब भी SO4 नजर आए तुरंत तोड़ दीजिए पहले इसको, तो H2 का क्या हो जाएगा, 2H+ हो जाएगा, और SO4 पर 2- हो जाएगा, ठीक। अब SO4 अलग हो गया, अब इसी को पकड़िए, ठीक है, क्योंकि इसी में सल्फर है, अब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, इसको पकड़ेंगे। थोड़ा स्पीड हमें चल रहे हैं, वीडियो फुटेज ज़्यादा ले रहा है। यहाँ सल्फर का क्या मान लेंगे, x, ठीक है, प्लस इसके साथ इसका कितना होता है, -2, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, इक्वल टू कितना चार्ज है इसके ऊपर, -2, चार्ज को बराबर है, यदि चार्ज है तो लिखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, x यहाँ -8 इक्वल टू -2, अब वैल्यू को पुट करेंगे, उधर ले जाएंगे, x की वैल्यू +6 आ जाएगी, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर क्या पाया, कितनी वैल्यू पाया इस पे, इसका हो गया +6, तो 2 का +6 मिल गया। इसी तरह इसको भी सॉल्व करिएगा, तो ये माइनस ये 2H है, ये SO4 तो है नहीं, तो आप सॉल्व करेंगे, ये 2H है तो 2 हो जाएगा, +2 + x प्लस
-2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ क्या हो गया 2 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू +4 आएगा इसका, यानी इसमें वैल्यू कितना आया +4। सॉल्व करके देख लीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम होगा तो मेरे नंबर पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं फिर से इसको क्लियर कॉपी पे सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है +4। अब आप देखिए कितना कितना है प्लस, अच्छा एक और बच गया है, देखिए S2S, तो देखिए इसका +2 होता है, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 2 +2, तो इसका काउंटर क्या आ जाएगा -2। तो यह एक ऐसा है जिसका माइनस आया है, क्यों? क्योंकि ये धातु के साथ है तो इसका प्लस होगा और इसका क्या आ जाएगा माइनस। तो अब इसको किस क्रम में सजाना है, व्यवस्थित करना है, निम्न को ऑक्सीकरण संख्या के बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटे को पहले लिखेंगे, सबसे छोटा क्या होगा, कौन होगा, सबसे छोटा माइनस वाला है क्योंकि बाकी सब तो प्लस वाले हैं, तो आप लिखेंगे S2S, क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज कितना है -2 है, ठीक है। अब इसके बाद किस क्रम में करना है, बढ़ते क्रम में, तो बढ़ने का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद कौन है, 4 वाला है ना, तो एक 4 वाला ये है, और कोई 4 वाला है नहीं, हाँ एक और है ये वाला 4, तो 2 4 वाले हैं, तो दोनों को आप साथ में लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसको पहले करो चाहे उसको, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ बड़े छोटे का चिन्ह नहीं लगाएंगे, बड़े का बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ क्या है देख लीजिएगा, जरा सही कर लीजिएगा, सही है ना, ये 3 दूना 6 और 2 4, ठीक है। तो S2SO3, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका भी +4 है और इसका भी +4 है, जिसका है उसी के ऊपर लिखना है, याद रखिएगा, है ना। अब इसके बाद कौन आएगा, 6 वाला, 6 वाला 2 हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, या SO3 भी लिख सकते हैं, इसका +6 है, और S2SO4, है ना, S2SO4, इसका भी क्या है +6। ये हो गया आपका आंसर, बढ़ते हुए ऑक्सीकरण संख्या के क्रम में हम लोगों ने इसको व्यवस्थित कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले बनते थे, अब सिलेबस कम होने की वजह से इस तरह के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑक्सीकरण संख्या जब तक नहीं निकालेंगे तब तक आपको आगे की 2 चीज़ें नहीं आएंगी। पहला समीकरण को संतुलित करना, और दूसरा किसी अकार्बनिक यौगिक का नामकरण करना, जो कि एक लास्ट चैप्टर आपका है उपसहसंयोजी यौगिक, उसमें आपको मिलेगा, वहाँ पर फिर इस रिलेशन की आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समीकरण को संतुलित करना, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके द्वारा ज्ञात करेंगे कि किस समीकरण में कौन सा ऑक्सीकरण हो रहा है, कौन सा अपचयन हो रहा है। एक वीडियो उस पर ले लेते हैं, और उसी के साथ साथ बता देंगे आपको ऑक्सीकारक किसे कहते हैं और अपचायक किसे कहते हैं। और फाइनली उसके बाद हम लोग समीकरण संतुलित करेंगे, और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उस पर चले आएंगे। एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, उसमें फिजिक्स का पोर्शन है, जिसमें फैराडे का नियम पढ़ेंगे हम लोग, फैराडे के दोनों नियम का उपयोग करेंगे, उसके आधार पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग उसमें चालकता, अचालकता, चालकता रोधी, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे, और तरह तरह की बैटरियाँ, बैटरी सेल जिसको बोलते हैं, उसको बनाएंगे, और उसके द्वारा किसी धातु के क्षण के मानक इलेक्ट्रोड विभव की चर्चा करेंगे। तो ये संपूर्ण चैप्टर आपका है। चैप्टर की शुरुआत ऑक्सीकरण संख्या से इसलिए किया क्योंकि जब तक ये चीज़ें आपको नहीं मालूम होगी तो बार बार चैप्टर के अंदर ऑक्सीकरण अपचयन शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए इसको मैंने बता दिया। फिलहाल अब तक जितना मैं बताया हूँ उतने में से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जैसा कि मैं अभी पहले बोल चुका हूँ, कैसे कैसे यह अन्य अध्यायों में और आगे के अध्यायों में सहायक है। ठीक है, तो वीडियो देखते रहिए, थोड़ा सब्सक्राइब भी करते रहिए चैनल को, लोगों को फॉरवर्ड भी करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और कोई सजेशन हो तो या कोई क्वेश्चन हो तो आप उसके मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हो। अब तक के लिए थैंक यू।